गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी साहित्य का पाठ 13 डॉक्टर के शब्द के आगे का भाग बताएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डॉक्टर रमन ने अपने मित्रता निभाते हुए उस अपने दोस्त का ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन उनके मन में दुविधा थी कि क्या वे अपने मित्र को बचा पाएंगे कि नहीं। इसके लिए उन्होंने पुनर्जोर लगाया था कि क्योंकि उनकी आज तक का जो रिकॉर्ड था वह कभी भी खराब नहीं हुआ था। उनको यह लगता क्योंकि लोगों का यह मानना था कि डॉक्टर रमन का और आखिरी व्यक्ति के जीवन का आखिरी समय जो है एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। वह स्पष्टतावादी थे। वह तुरंत लोगों को स्पष्ट बता देते थे कि यह व्यक्ति जिएगा कि नहीं, परंतु आज वे बड़ी दुविधा में थे क्योंकि मरीज उनका मित्र, बचपन का मित्र गोपाल था। भय से पत्नी की आंखें फैल गई। उसने उनके हाथ कसकर पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे सच बता दीजिए, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। यह कहकर वे कुर्सी पर जाकर फिर बैठ गई। अब बेचारी पत्नी परेशान, मेरे पति जीवित रहेंगे कि नहीं, फिर बार बार डॉक्टर से प्रश्न करती है, पर वह बोलते हैं कि इस समय मुझसे कुछ मत पूछो और चुपचाप जाकर जिस कुर्सी पर वह बैठे थे वहीं बैठ गए। पत्नी ने चीख कर रोना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मरीज ने चौंक कर आंखें खोली और देखने लगा कि क्या बात है। डॉक्टर साहब फिर उठे, रसोई की ओर गए, दरवाज़ा बाहर से बंद कर कुंडी चढ़ा दी, जिससे आवाज़ बाहर निकलने से रुक गई। वे फिर कुर्सी पर आकर बैठे तो मरीज ने धीरे से पूछा, क्या आवाज़ थी? कोई रो रहा था क्या? डॉक्टर ने कहा, तुम अपने पर जोर मत डालो, बात मत करो, सोने की कोशिश करो। मरीज ने फिर पूछा, क्या मैं जा रहा हूँ? मुझसे मत छिपाओ। अब वे जब अपनी पत्नी की आवाज़ सुनते हैं तो वह चौंक कर खड़ा होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि रसोई की ओर जाते हैं और उस समय जो है रसोई पे कुंडी लगा देते हैं ताकि उसके रोने की, चीखने की आवाज़ बाहर ना आए और व्यक्ति के अंदर का जो जीने का भाव है वह उससे डर के मारे खत्म ना हो जाए। अब मरीज जो है पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि क्या मैं जाने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मुझसे मत छुपाओ। डॉक्टर ने अस्पष्ट सी कुछ ध्वनि की और कुर्सी पर बैठ रहे। उनके जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। लीपापोती उनके स्वभाव में नहीं थी, इस कारण लोग उनके शब्दों को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने मरीज की तरफ एक नज़र डाली। उसने इशारे से उन्हें पास बुलाया और धीरे से कहने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं और कितना जीऊँगा। मुझे वसीयत पर दस्तखत करना है। वह तैयार रखिए, पत्नी से कहो उसे उठा लाए, तुम गवाह की दस्तखत कर दे। अब वे कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ भाई कि मैं कितना जीऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी वसीयत बनाई है और उस वसीयत के अनुसार जो है मुझे उसमें दस्तखत करने हैं। आप मेरी पत्नी से उस वसीयत को ले आइए और एक गवाह के रूप में आप भी उस पर दस्तखत कर दीजिए। डॉक्टर बोला, इस वक्त अपने पर दबाव मत डालो, शांत रहने की कोशिश करो। लेकिन ये कहते हुए वे स्वयं को मूर्ख महसूस कर रहे थे। सोचने लगे, कितना अच्छा हो मैं इस सबसे बचकर किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझसे कोई सवाल न पूछा जा सके। यह मेरा सौभाग्य है कि इस वक्त तुम यहाँ मेरे पास हो। मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास कर सकता हूँ। मैं जायदाद का मामला सुलझा कर जाना चाहता हूँ। अब वे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मरने से पहले इस जायदाद के मसले को सुलझाता हूँ, नहीं तो मेरे बाद पत्नी और बच्चों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें सुबिया और उसके लोगों की जानकारी है? वक्त रहते मुझे दस्तखत कर लेने दो। बताओ। ठीक है, लेकिन जरा ठहरो, डॉक्टर ने उत्तर दिया। फिर वे उठे और बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। वसीयत पर दस्तखत होने हैं तो 2 घंटे में हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अगर ये 2 घंटे जीवित रह गया तो ये व्यक्ति बच जाएगा। नहीं तो वे संपत्ति के बारे में जिम्मेदार नहीं होना चाहते थे। घर की समस्याओं का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था और सुबिया तथा उसके लोगों की भी उन्हें सही जानकारी थी। लेकिन इस वक्त वे क्या कर सकते थे? अगर वे वसीयत पर दस्तखत करने की सुविधा उसे दे देते तो यह उसकी मौत का परवाना भी हो सकता था। अब कई बार कहते हैं हम कि व्यक्ति जब मन में सोच लेता है और उसकी वो इच्छा पूरी नहीं होती तो उसकी जीने की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं।
इसके कारण क्या पता उसका वो मित्र जीवित रहे। वे गाड़ी से निकले और घर की ओर चल पड़े। फिर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मरीज बराबर उनको देखे जा रहा था। डॉक्टर ने खुद से कहा, अगर मेरे शब्द इसे बचा सकते हैं तो इसे मरना ही चाहिए। वसीयत की फिर क्यों ज़रूरत है। वे बोले, सुनो गोपाल, ये पहली दफ़ा है। वे अपने मरीज के सामने नाटक करने जा रहे थे। झूठ बोलकर जीवन जीने की उसकी इच्छा जगाने। मरीज के ऊपर झुककर वे जरा ज़्यादा जोर देकर बोले, तुम वसीयत की फिक्र मत करो, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। यह सुनते ही मरीज के चेहरे पर चमक आ गई। संतोष की सांस भरकर उसने कहा, तुम कह रहे हो यह तुम्हारे मुंह से निकली बात जरूर सच होगी। डॉक्टर ने कहा, हाँ, मैं कह रहा हूँ, तुम हर क्षण ठीक हो रहे हो, अब सो जाओ। अब वह उससे कहते कि देखो, वसीयत की बातें बाद में होती रहेंगी, क्योंकि तुम्हारा दिल कठोर है, अभी तुम जीवित रहोगे। गहरी नींद में सो जाओ, मन से सब परेशानियां निकाल दो, मैं सवेरे तुमसे मिलूंगा। मरीज ने कृतज्ञ भाव से डॉक्टर की ओर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने जीवन को पाने के लिए उनको धन्यवाद दे रहा हो। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर निकल। घर जाते हुए रास्ते में वे अस्पताल में रुके। सहायक को बुलाया और बोले, तुम लौलिया एक्सटेंशन वाले मरीज के पास चले जाओ, दवा की एक ट्यूब साथ ले जाना। अब किसी भी क्षण वह जा सकता है, कष्ट ज़्यादा हो तो वह ट्यूब दे देना, जल्दी करो, जाओ। दूसरे दिन 10 बजे वह फिर वहाँ पहुँच गए। अब वह जो है अपने सहायक को वहाँ भेजते हैं और कहते हैं कि यदि उसको दिक्कत होगी तो तुम ये ट्यूब लगा देना, कहीं ऐसा ना हो कि वह चला जाए। वहाँ से निकलते ही मरीज के कमरे की ओर तेजी से गए। मरीज जाग रहा था, ठीक दिख रहा था। सहायक ने बताया कि नब्ज सही चल रही है। उसने स्टेथोस्कोप मरीज के दिल पर रखा, कुछ देर सुना और पत्नी से बोला, देवी, अब खुश हो जाओ, तुम्हारा पति 90 साल तक जीता रहेगा। अस्पताल लौटते हुए सहायक ने डॉक्टर से पूछा, सर क्या वे जीवित रहेंगे? अब मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि गोपाल 90 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन मेरे लिए हमेशा ये पहेली बनी रहेगी कि वह यह हमला कैसे झेल गया। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी कि डॉक्टर स्वयं चिंतित थे कि वह जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। डॉक्टर कहते हैं अपने सहायक से कि मैं खुद ही चिंता में हूँ कि किस तरह से मेरा दोस्त इस गहरी चोट को सहन कर गया। धन्यवाद।